जय हिंद। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड। क्लास 8 साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड है। और इसका जो है, इसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। क्या? कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर का नाम है। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है। अगर आप क्लास 8 में हैं और साइंस चैप्टर थर्ड पढ़ना चाहते हैं देन आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, क्रियाकलाप 3.1 से ही शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। मतलब एक सूची बनाना है जिसमें जितने भी पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है। प्राकृतिक कौन सा हो गया भाई? पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? प्राकृतिक है। कोयला क्या है? कोयला हमारे घर तो नहीं बनता है, प्राकृतिक है नहीं। उसके बाद से जो और क्या, जल है नहीं, आग हो गया। क्या? जल हो गया, आग हो गया। और कुछ बताइए। हाँ, कोयला हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया नहीं, गैस हो गया। ये सब क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक है का मतलब क्या है कि इसको हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है। ये प्रकृति के द्वारा हमको प्रदान किया गया है। इसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमको प्रदान किया गया, डायरेक्ट इसका हम उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश नहीं, सौर ऊर्जा। ये क्या है? हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया। मानव निर्मित क्या है? मानव निर्मित वो हुआ कि एक तो हो गया कि डायरेक्ट मानव ने उसको बनाया है नहीं, मानव ने अपने विवेक से अपने उपयोग के हिसाब से उसको बनाया है। उसमें प्रकृति के तरफ से भी चीजों का उपयोग किया होगा। ठीक है। जैसे कि टेबल है, टेबल तो मानव बनाया है लेकिन लकड़ी मानव बनाया है क्या? नहीं तो। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया नहीं, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी चीज हम देख रहे हैं। ठीक है। लैपटॉप। और क्या? किताब हो गया, किताब भी मानव ही बनाया है। किताब जिससे बना है लकड़ी, वो लकड़ी कौन बनाया है? भगवान बनाया है, प्रकृति से मिला हमको। तो आइए आगे देखते हैं। सेशन में बने रहिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? देखो भैया, सीधी बात समझो कि संसाधन जो है ना, जो हमारे उपयोग का चीज है, जिसका हम उपयोग अभी करते हैं या भविष्य में करेंगे, वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। ठीक है। संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रिसोर्स। क्या बोलते हैं? रिसोर्स। पता है आपको, मानव भी एक रिसोर्स ही है, ह्यूमन रिसोर्स। समझे? मानव भी संसाधन ही है देश के लिए। क्योंकि जिस देश का मानव बेकार हो गया ना, वो देश बेकार हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पर्यावरण में। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का जो भी चीज है सब पर्यावरण में शामिल है। उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, बशर्ते वह तकनीकी रूप से सुलभ, सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त किया जा सके, आर्थिक रूप से व्यवहार्य मतलब बहुत महंगा नहीं हो जाए। महंगा भी हो तो हमारे हिसाब से हो। जैसे कि कुछ लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनको महंगी चीज़ें सस्ती लग सकती हैं। हमारे पास पैसा कम है तो हमको क्या होगा? महंगा चीज़ महंगा लगेगा, हल्का महंगा सस्ता लगेगा क्या? तो आर्थिक रूप से व्यवहार यानी
बड़े लोगों के लिए वो उनके लिए संसाधन है, लेकिन हमारे लिए वो संसाधन होना मुश्किल से बात है। क्या सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, मतलब सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकार्य हो, मतलब आस पड़ोस समाज हमारा जो कल्चर है उसमें फिट बैठता हो, उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। इस इम्पोर्टेंट डिफिनीशन को आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में, और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई लाइव सेशन है नहीं, रिकॉर्डेड है, क्या आराम से देखिए। अब जो होता है ना, संसाधन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमको प्राप्त है, और दूसरा क्या है? मानव निर्मित संसाधन। दूसरा क्या है? दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख कर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको लिख कर नहीं रखा है, ऐसे वाला में लिख कर रखा हूँ, बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसको देखिए। प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ या सामग्रियां हैं जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन, आश्रय, आश्रय माने रहने का जगह, वस्त्र जो हम कपड़ा पहनते हैं, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है। ये सब चीजें क्या है? प्रकृति से प्रदान किए जाते हैं हमको, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, इसके प्रकार भी दो हैं, दो प्रकार हैं। एक है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा क्या है? अनवीकरणीय प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय का बोलते हैं रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, और अ नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। तो भैया नवीकरणीय का मतलब ये हुआ कि उसका रीयूज किया जा सकता है, दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक ना, मतलब फिर से वो जनरेट हो सकता है। अनवीकरणीय का मतलब हुआ कि भाई एक बार यूज कर लिए, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या वही बात लिखा हुआ है, वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं या असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनका निरंतर उपयोग किया जा सकता है, क्या कहलाता है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अनवीकरणीय क्या लिखा है? ये वे संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, लाखों वर्षों में बनते हैं और जिनकी मात्रा क्या है? सीमित होती है, वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसमें देखिए क्या है, सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो असीमित है। पवन ऊर्जा, हवा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। जल ऊर्जा यानी जल विद्युत, नदियों और ज्वारीय धाराओं से प्राप्त ऊर्जा, मतलब एक बार जिस जल से आप बिजली बना लिए, क्या दोबारा नहीं बना सकते हैं? उसको फिर से घुमा के लाएंगे, टरबाइन में घुमाएंगे, बन जाएगा। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त गर्मी, क्या कहलाता है? भूतापीय ऊर्जा। बायोमास, जैविक पदार्थ जो ऊर्जा के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे गोबर गैस, बायोमास का उदाहरण है भाई। इसके उदाहरण देखिए, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, ये क्या है? अनवीकरणीय है, इसलिए इनका सोच समझ के प्रयोग करना है भाई। खनिज, लोहा, सोना, तांबा जैसी धातुएं, अन्य गैर धात्विक खनिज जैसे रेत, नमक और बॉक्साइट, ये सब क्या है? अनवीकरणीय है, यानी एक बार समाप्त हो गया, दोबारा उसको नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। और इनका जो भंडार भी है ना, वो सीमित है, कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसी बात, ठीक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमने आपको बताया। मोटा मोटी आपको क्या याद रखना है कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन है
जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका भंडार क्या है, असीमित है, ठीक ना। और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है, वैसे संसाधन है जिनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है और इनका भंडार क्या है, सीमित है। मतलब ये आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद, 1 लाख साल के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इनका क्या करना, सोच समझ के उपयोग करना है। इनका क्या है, जैसे मन करो वैसे यूज करो, इसका क्या, सोच समझ के उपयोग करो इनका, ठीक है। अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन पे। किस पे, मानव निर्मित संसाधन क्या कहलाता है। तो मानव निर्मित संसाधन वे वस्तुएं और चीजें हैं जो मनुष्यों द्वारा अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाई या संशोधित की जाती है। संशोधित की जाती है मतलब क्या, प्रकृति से ही जो चीज मिला है उसी को क्या तोड़ मोड़ कुछ इधर उधर किया गया। जैसे वाहन, तो वाहन तो हम बनाए हैं, लेकिन वाहन में जो लोहा लगा है वो तो प्रकृति से आया है। पुल, मशीनें, उपकरण, ये संसाधन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाया जाता है, लेकिन इनकी प्रकृति प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित होती है, ठीक है। ये सभी बातें यहाँ पे कुछ हमने इसका उदाहरण ले लिया है। उदाहरण की बात करें, वाहन है, कारें, बसें, ट्रेनें और अन्य परिवहन के साधन। पुल और सड़कें हैं, यातायात को सुगम बनाने और समुदाय को जोड़ने के लिए बनाए गए ढांचे। मशीनें और उपकरण हैं, विभिन्न कार्यों को आसान और तेज बनाने के लिए मानव द्वारा बनाए गए उपकरण और यंत्र। बिल्डिंग और घर, रहने और काम करने के लिए मानव द्वारा बनाए गए आवास और संरचनाएं। प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम सामग्री, प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके बनाई गई वस्तुएं, ठीक है। ये सब उदाहरण है किनके, मानव निर्मित संसाधन के। बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, जीवाश्म ईंधन। क्या आया, जीवाश्म ईंधन आया, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। इसको देखते हैं। इसका मतलब ही है, क्या लिखा, जीव, आश्म, जीव के अंश से बना हुआ ईंधन, उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। किनसे बना है, जीव के अंश से, ठीक है। क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधों और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। मतलब मिट्टी के अंदर, बालू चट्टान के अंदर सबसे पहले क्या था, डायनासोर रहते थे। डायनासोर क्या हुआ कि भूकंप भूकंप सुनामी उनामी कुछ आया, सब क्या हुआ, अंदर दब गया, लाखों करोड़ों वर्षों तक अंदर दबा रहा, उनके शरीर अंदर दबा रहा, वो क्या हुआ, पेट्रोलियम में बदल गई, ठीक ना। बड़े आकार वाले पेड़ पौधों से कोयला बनता है। कोयला किनसे बनता है, जो बड़ा आकार वाला पेड़ पौधा से क्या बन गया, कोयला। जबकि छोटे छोटे पौधों और जानवरों से क्या बना, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। इनके जीव के अंश से बने, जीव से इनका निर्माण हुआ है, जीवों के जो अंश थे उनसे इनका निर्माण हुआ है। जीव दब गए मिट्टी उट्टी में, तो उनसे इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ इनका जीवाश्म ईंधन का। इसमें क्या आया, सबसे पहले आया कोयला। क्या आया, कोयला। कोयला के बारे में देखते हैं। कोयला एक ज्वलनशील अवसादी चट्टान है जो मृत पौधों के अवशेषों से बनता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह लाखों वर्षों में पृथ्वी के अंदर ऊष्मा और दबाव के कारण बनता है, जिससे यह काला या भूरा काला रंग का हो जाता है। कोयला एक गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है, मतलब नॉन रिन्यूएबल नहीं, जिसका उपयोग ईंधन, बिजली उत्पादन और अन्य उद्योगों में किया जाता है। किसका, कोयला का।
ठीक है। कोयला के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार का कोयला है, ठीक है। एक है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है क्या है, तीसरा है देख लीजिए सब बिटुमिनस, ठीक है। और चौथा क्या है, लिग्नाइट। चौथा क्या है, लिग्नाइट। अब एक एक करके देखते हैं कि इन सब का क्या कुछ काम है। तो एंथ्रेसाइट जो होता है ना, ये सबसे उच्च गुणवत्ता का होता है, मतलब सबसे शुद्ध होता है, अच्छा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगा। क्या लिखा है, यह कोयले का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रकार है जो बहुत कठोर भंगुर होता है और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। लगभग 80 से 90% कार्बन होता है इसमें, इसमें एंथ्रेसाइट में, इसमें एंथ्रेसाइट में। दूसरा आते हैं बिटुमिनस। क्या होता है भाई, बिटुमिनस यह मध्यम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें लगभग 40 से 50% कार्बन, 40 से 75% कार्बन होता है और यह कोयले का एक सामान्य प्रकार है। क्या है, सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। ये मध्यम गुण वाला है, इसमें कितना होता है, 40 से 75% कार्बन होता है। इसमें क्या था, 80 से 90% था एंथ्रेसाइट में। सब बिटुमिनस, बिटुमिनस का ही छोटा है सब बिटुमिनस। यह बिटुमिनस कोयले से कम गुणवत्ता वाला होता है, यानी इससे भी कम हो गया। इसमें क्या है, मात्र 35 से 45% ही कार्बन होता है। सब खेल किसका है, कार्बन का। लिग्नाइट सबसे बेकार, सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 25 से 35%, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्लॉट आया, एक स्लॉट आया 80 से 90%, एक स्लॉट आया 40 से 75%, नहीं, एक स्लॉट आया 35 से 45% और एक स्लॉट आया 25 से 35%। ये 4 स्लॉट है और 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन है, क्या है, सब कार्बन, क्या है, कार्बन। उसका नाम क्या है, एंथ्रेसाइट। क्या नाम है, एंथ्रेसाइट। 40 से 75% कार्बन जिसका नाम क्या है, बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस। 35 से 45% कार्बन उसका नाम क्या है, सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस इसका नाम है, ठीक है। क्या नाम है, सब बिटुमिनस। और 25 से 35% जो है उसका नाम क्या है, लिग्नाइट भैया। क्या नाम है, लिग्नाइट, ठीक ना, ये याद रखेंगे आप। अब आते हैं कोयले की कहानी पे। ये बुक से ही हमने लिया है, बहुत अच्छा लगा हमको इसलिए हमने ले लिया है। ठीक है, ये कोयला का खान है, ठीक है, कोयला यहाँ से निकल रहा है। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। तो क्या लिखा है, लगभग 300 मिलियन वर्ष, ये नहीं लिखना है आपको, बस मैं सुना रहा हूँ आपको। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। क्या हो गया, मृदा के नीचे क्या हो गया, वन दब गया, वन ने पूरा दब गया मृदा के नीचे। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए और दब गए, बहुत ज्यादा दब गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कहानी सीधा सा है, बहुत बड़ा वन था, बाढ़ वुढ़ कुछ कुछ आया, क्या हुआ, वन मिट्टी के अंदर दब गया, बहुत नीचे दब गया, इतना दब गया कि बहुत ऊपर उस पर प्रेशर यानी दाब, और नीचे दबा तो तापमान
दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे क्या हुआ, जो वन की जो लकड़ियां थी किसमें बदल गई, कोयले में बदल गई। यहाँ पे लिखा भी है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। कार्बन नहीं, कोयला खत्म है, देख रहे थे ऊपर वाला, जिसमें जितना ज्यादा कार्बन वो उतना अच्छा कोयला, यही ना था। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उनके अवशेष से यानी उनके भाग से बना हुआ है, किनके, वनस्पति के भाग से। वनस्पति भी तो एक प्रकार का क्या, सजीव ही तो है, इसलिए क्या कहा गया, इनको जीवाश्म कहा गया। का या कोयला खाने आदि खाएगा, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे कार्बनीकरण क्या होता है, इस चीज को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। कार्बनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जहां कार्बनिक पदार्थों को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के उच्च तापमान पर गर्म करके कार्बन समृद्ध ठोस अवशेषों में बदला जाता है। मतलब जो भी पदार्थ हैं, दुनिया का हर एक पदार्थ कार्बन से ही बनाई, बात जान लीजिए। कार्बन, बिना कार्बन कोई पदार्थ नहीं है, सीधी बात समझिए। उनको क्या गया, बिना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या किया गया बाहर, आप एकदम तापमान बढ़ा दिया गया, ठीक ना, और उन पे प्रेशर भी ज्यादा डाल दिया गया। किसमें बदल गया, वो ठोस में बदल गया जिसमें कार्बन खूब ज्यादा है, मैंने कार्बन है, ठीक ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। मतलब जितना काम किए हैं, ऑक्सीजन को हटाए हैं, ताप को बढ़ाए हैं, सब क्या है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। कोई पूछे कार्बनीकरण में होता क्या है, भाई कोयला बनता है, और क्या होता है, जैसे कि लकड़ी या मृत वनस्पति का कोयला बनना, इस प्रक्रिया में तरल और गैसीय उत्पादों के साथ कार्बन प्राप्त होता है, ठीक है। यह है, जैसे लकड़ी या मृत वनस्पति का कोयला बनना क्या है, कार्बनीकरण का उदाहरण है। कार्बनीकरण में होता क्या है, तो इस प्रक्रिया में यानी कार्बनीकरण में तरल और गैसीय उत्पादों के साथ कार्बन प्राप्त होता है। आगे आइए, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोयला जलने के बाद कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस। मैंने कोयला पर कुछ क्रिया करके, कुछ प्रक्रिया करके, ठीक है, तीन चीजें प्राप्त की जाती हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब ये सब क्या होते हैं, इस चीज को आपको लिखना है, डायरेक्ट लिखना है ये सब चीजों को, ठीक है। हमने बुक से इसको लगा लिया है, बहुत अच्छा चीज लगा हमको, अलग से कुछ करने का आवश्यकता नहीं पड़ा हमको। कोक क्या है, कोक यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण, इस्पात माने लोहा, ठीक है, इस सब में लोहा जैसा धातु का सामान बनता है, उसको इस्पात कहते हैं, और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, ठीक है। कोक का उपयोग कैसा है, कठोर है, सरंध्र है, काला है, ठीक ना। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप है। कोलतार, कोलतार क्या है भैया, यह एक अप्रिय गंध वाला एक काला गाढ़ा द्रव है। कोलतार क्या है, द्रव है, कैसा है, काला है, रंग इसका स्मेल क्या है, बदबूदार है भैया। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, कितने पदार्थों का, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में
दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। कोलतार का उपयोग कोई पूछेगा तब बताएंगे उनको ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ होता है। औद्योगिक निर्माण का उद्योगों जैसे कि संश्लेषित रंग नहीं होता है, रंग नया रंग बनाने के लिए, औषधि में दवाई में, विस्फोटक यानी बम बनाने में, सुगंध सेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में, छत निर्माण सामग्री बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? कोल तार का। ठीक है, यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य दिया। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त होती है। ठीक है, कोलतार से क्या क्या प्राप्त होता है? तो कोलतार से प्राप्त होता है आपको नेपथलीन की गोली। ठीक है, जिससे क्या होता है? कीट भाग जाते हैं। क्या भाग जाता है? कीट जिससे भाग जाते हैं। वो नेपथलीन गोली किससे प्राप्त होता है? कोलतार से ही प्राप्त होता है। ठीक, किससे प्राप्त होता है? कोलतार से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे आते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को स्टार लगाकर लिख लीजिए अपने अपने कॉपी में कि पक्की सड़क को बनाने में कोलतार का उपयोग किया जाता था। अभी भी है, बहुत सारी जगह पे कोलतार का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमेन। क्या नाम है? बिटुमेन। क्या नाम है? बिटुमेन। इनका प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, अब आइए अगला है कोयला गैस। कोयला गैस क्या होता है? कोयला गैस कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। जब कोक बना रहे होते हैं ना, क्या निकलता है? कोयला गैस निकलता है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। कोयला गैस का उपयोग क्या? ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोयला गैस का लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। लंदन में 1810 में किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। कोयला गैस का उपयोग। अब आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम क्या है भैया? पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है, क्रूड आयल। हम सुने होंगे क्रूड आयल, रसिया से क्रूड आयल खरीदा जा रहा है। एक जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म। कोयले और प्राकृतिक गैस की तरह पेट्रोलियम का निर्माण प्राचीन समुद्री जीवों जैसे पौधों, शैवाल, बैक्टीरिया के अवशेषों से हुआ है। कहते हैं ना, जब बड़ा जीव दब गया, बड़ा जीव दब गया, बड़ा वनस्पति दब गया तो क्या बना? कोयला। जब छोटा दब गया तो क्या बना? पेट्रोलियम। क्या बना? पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम के बारे में पूरा कहानी है। हमने पेट्रोलियम का डिफिनीशन यहाँ पे लिखवाया है। इस डिफिनीशन को आप लिख लेंगे। फिर आगे आते हैं पेट्रोलियम के बारे में कुछ यहाँ बुक्स में भी दिया, इसको लिख लेते हैं। अच्छा लगा हमको इसलिए ले लिए हैं। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का, बस सुनिए, पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये
ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, इसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। कहने करते हैं कि पेट्रोलियम से ही डीजल और पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, इसको लिख ही लीजिए भैया, ये छोड़िए मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माशाल्लाह है, माशाल्लाह। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है। किससे हुई है? तेली से। पेट्रोलियम किससे बना? पेट्रा प्लस ओलियम यानी चट्टान से निकला हुआ तेल यानी पेट्रोलियम। क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। कौन? पेट्रोलियम। चित्र 3.4 में देखिए, यहाँ पे पेट्रोलियम दिया गया, पेट्रोलियम के बारे में दिया गया। सबसे ऊपर क्या है? गैस, उसके नीचे क्या है? तेल, उसके नीचे क्या है? जल। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सबसे भारी कौन है? जल। इससे हल्का कौन है? तेल। इससे हल्का, सबसे हल्का गैस। इससे सबसे ऊपर क्या मिलेगा? गैस, उसके नीचे तेल, उसके नीचे जल, जल सबसे नीचे। ठीक है, चलिए। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। किनसे हुआ? समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे यानी पेनी में जाकर जम गया और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गया। लाखों वर्षों में जलवायु परिवर्तन हो सकता है कि जहाँ पे आज खूब तेल निकल रहा है, सऊदी अरब, ईरान उरान, यहाँ पे क्या हो? पहले के जमाने में क्या हो? यहाँ पे समुद्र रहा हो, बहुत बड़ा समुद्र है। क्या हुआ? या उसके अंदर भूकंप भूकंप कुछ आया, जितना समुद्री जानवर फानवर था सब सब दब उब गया, सब नीचे ही। क्या? जलवायु परिवर्तन हुआ, वहां पे रेत बन गया, नीचे दबा हुआ है सब, वही सब क्या बन गया? पेट्रोलियम बन गया। ठीक है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, ताप उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, किसने परिवर्तित कर दिया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में। कौन कौन? कैसा कैसा चाहिए? खूब बड़का समय चाहिए पेट्रोल बनाने के लिए, लाखों बरस। वायु चाहिए ना? चाहिए वायु भैया, वायु ना। दाब क्या चाहिए? उच्च ताप, मैंने एकदम तापमान यानी गर्मी एकदम भर भरा के। उच्च दाब, दाब खूब चाहिए। दाब माने प्रेशर, खूब दबाव होना चाहिए, ऊपर से खूब लदा हुआ होना चाहिए। तो ये मृत जीव क्या बन जाएंगे? एकदम पिचरा के, एकदम दबा के क्या बन जाएंगे? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बन जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। चित्र दिखाया हमने जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इसमें मिश्रित नहीं होते। मतलब जल में तेल मिलता है नहीं, ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब ऊपर है जल से। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पे। तेल का पहला, विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया में मिला, अमेरिका में जगह है। 1859 में ड्रिल किया गया, प्रवेदित यानी खोद के निकाला गया। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल कहाँ कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसन में पाया जाता है। क्या? तेल। परिष्करण, पेट्रोलियम का परिष्करण का मतलब क्या है? पेट्रोलियम पता है हमको, पेट्रोलियम क्या है? क्रूड ऑयल, यानी कि ये सीधा जमीन से निकाला हुआ है, इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसका परिष्करण करेंगे, रिफाइन करेंगे इसको। इसमें से क्या क्या निकलेगा? बहुत सी निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, मिट्टी का तेल निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। क्या? इन सभी चीज़ों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण। क्या कहते हैं? परिष्करण। ठीक है,
पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। अब देखिए परिष्करण के बारे में लिखा है यहाँ पे, इस चीज को लिख लेंगे आप। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों यानी प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित के मतलब पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी होता है ना, वहां पे इसको काम किया जाए। किसको? रिफाइनरी काम वहीं पर होगा भाई, वहीं पर होगा, सीधी सी बात। यहाँ कुछ दिया गया है बड़ा अच्छा चीज। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन में होता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। इस बात को आप लिख लेंगे कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है काला सोना किनको बोलते हैं? भाई पेट्रोलियम को बोलते हैं। क्या पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? काला सोना बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिया था सारणी, बड़ा अच्छा हमको लगा इसलिए हमने इसको भी ले लिया। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक, संघटक माने जो चीज इनसे निकलेगा और उनका उपयोग क्या है। देखिए एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर पे यूज करते हैं हम, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इनका उपयोग है। पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किनका काम होता है? पेट्रोल का। पूछेगा शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी का तेल कौन है? तो भैया मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन डीजल से मिलता है। भारी जहां मिल जाए डीजल, स्नेहक तेल स्नेहन में लगता है। पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन जो हम लोग उठ पे लगाते हैं, पैराफिन मोम। बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये सभी जो है उपयोग है किनका? पेट्रोलियम का। ठीक है, ये पेट्रोलियम का उपयोग है। ठीक है, स्नेहक तेल का मतलब हुआ यो क्या बोलते हैं उसको, मोबिल। ठीक ना, मोबिल एंड लुब्रिकेंट होता है। ये चीज यहाँ पे है। तो मोबिल भी किससे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है। दिख रहे हैं बहुत सारी चीज, सात सामान बन रहा है पेट्रोलियम से। वैसलीन बनाते हैं, जितना भी कॉस्मेटिक सामान है उसमें पेट्रोलियम का पैराफिन मोम डाला जाता है ताकि फटेगा नहीं ओठ। बहुत काम का चीज होता है पेट्रोलियम। अब आते हैं प्राकृतिक गैस क्या है भैया। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। उच्च दाब पर, ठीक है ना, उच्च दाब पर इनको दाब के, ठीक है, भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है।
आजकल तो बहुत सारा गाड़ी सीएनजी से चल रहा है क्या। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। प्राकृतिक गैस क्या है, कम प्रदूषणकारी, इसलिए इनका उपयोग किया जा रहा है। यह एक स्वच्छ ईंधन के रूप में किसको जानते हैं, प्राकृतिक गैस को। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, सीधा, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से किया जा सकता है, इसको बोलते हैं पीएनजी। ठीक है, पाइप नेचुरल गैस। पाइप वाला जो है ना, वो कहाँ पे है, गुजरात के बड़ोदरा में है। दिल्ली के कुछ भागों में भी है पाइप वाला नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे पास बहुत प्राकृतिक गैस है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा और महाराष्ट्र में मिलेगा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाएगा क्या, प्राकृतिक गैस। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या प्रयोगशाला मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। नहीं भैया, नहीं बनाया जा सकता है, लिख दिया अभी यहाँ पे नहीं। इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है, बहुत दिन लगता है भाई, लाखों वर्ष लगता है। और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। इसलिए क्या है, इसलिए हम प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन नहीं बना सकते हैं। इसलिए उनका उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है का लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा था है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, ग्लोबल वार्मिंग से है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, ठीक है, लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए। उनके गुर हैं, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। इससे क्या होगा, पेट्रोल डीजल बचेगा आपका। ठीक है, अब आपने सीखा क्या है, इस बात को देखते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्षों पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन क्या है, समाप्त होने वाले संसाधन है। कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम को रिफाइन करके। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने अभी तक सीखा है।
आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका वो भी क्वेश्चंस कर ही लेते हैं, फ्री हो जाएंगे। बस इसको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग के क्या लाभ हैं? देखिए आंसर, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, सीएनजी और एलपीजी प्रदूषण रहित ईंधन है। दूसरा, इनका ऊष्मीय मान उच्च होता है, मतलब इनसे ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, इनके जलने के बाद अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता, अपशिष्ट माने कचरा नहीं बचता है भैया, सीएनजी और एलपीजी जलने के बाद, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसीलिए ये ज़्यादा उपयोगी है, लाभदायक है भाई। आइए, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? बिटुमेन। तो देखिए आंसर, पेट्रोलियम से बनने वाला डामर यानी बिटुमेन, क्या कहलाता है, बिटुमेन सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है जो समुच्च कणों के साथ मिलकर कंक्रीट बनाता है। तीसरा नंबर देखिए, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? भैया कार्बनीकरण। आंसर देखिए, जब मृत वनस्पति पृथ्वी के काफी भीतर धंस जाता है तो उसका ताप और उस पर दाब उच्च हो जाता है। जितना ज्यादा नीचे जाएंगे ताप ज्यादा बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा ऊपर से। उच्च ताप और दाब पर मृत वनस्पति मंद दर से धीरे धीरे लाखों वर्षों में रासायनिक प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। प्रक्रम क्या कहलाता है? तो कार्बनीकरण कहलाता है। हुआ क्या भैया, जो वनस्पति थे क्या हुआ, दब गए नीचे, बहुत दिनों तक बीता, वो क्या बन गए, कोयला बन गए, खत्म बाजार। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवाश्म ईंधन कौन कौन सा है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अगला है ख नंबर देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या प्राकृतिक गैस भी लिख सकते हैं। क्या है? प्राकृतिक गैस, ठीक है। क्या सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल, संपीड़ित माने बहुत दबा हुआ प्राकृतिक गैस सीएनजी होता है। 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। देखिए क्या होता है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया सकता है? नहीं भैया, प्रयोगशाला में इसको नहीं बना सकते हैं, गलत बात है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है? नहीं, सीएनजी तो बहुत मस्त है, अपन को प्रदूषण नहीं करेगा, बहुत कम करेगा, करेगा भी तो। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये बात सही है भैया। कोक, कोक, कोलतार, कोयला, गैस, 3 चीज था। कोक क्या था? सबसे शुद्ध रूप था। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, सही है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये बात गलत है। जीवाश्म ईंधन है मिट्टी का तेल भैया, ऐसे नहीं बना है, घर पे नहीं बनता है मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सॉरी 6 पे। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? जीवाश्म ईंधन के प्रकृति में सीमित भंडार है, यानी ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, इसलिए ये मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकता है और मानव इनको बना नहीं सकता है। अतः जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समझ में आ गया बात? मतलब इनको बनाने के लिए ना, इनको लैब में नहीं बना सकते, इनके लिए बहुत धीमा प्रक्रम है, बहुत धीमा प्रक्रिया है बनने का। क्या लाखों बरस लग जाता है, और उतना तापमान और उतना प्रेशर भी हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम नहीं बना सकते इनको, ठीक है।
इसलिए समाप्त होने वाले हैं। बना सकते तो बना लेते अपने हिसाब से। क्या क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन। अभिलक्षण का मतलब हुआ इनमें गुण क्या है, कैरेक्टर क्या है, इस चीज को देखिए, और उपयोग क्या है कोक का। यहाँ पे देखिए, कोक के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक। स्वरूप क्या है भैया, कठोर, छिद्रपूर्ण यानी झरझरा और काला पदार्थ होता है। शुद्धता की बात करें तो यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होता है भैया, समझे। ज्वलनशीलता की बात करें, यह बिना धुआं छोड़े आसानी से जलता है कोक, और उच्च तापमान पर भी आसानी से जलता है, जिससे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। कमियां क्या है इसमें, इसमें नमी और सल्फर की मात्रा कम होती है। किसमें, कोक में, ठीक है। कोक का उपयोग क्या है भैया, धातु क्रम, धातुओं के निष्कर्षण यानी निकालने और प्रगलन, जैसे लौह अयस्क से लोहा बनाना में अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। किसका, कोक का। इस्पात निर्माण, इस्पात के औद्योगिक उत्पादन में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। इस्पात के औद्योगिक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण घटक है कौन, कोक। ईंधन के रूप में यह धुआं रहित होने के कारण घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, घर पर उपयोग किया जाता है, धुआं नहीं देता है। स्टोव और भट्टियों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है कौन, कोक। गैस निर्माण, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस जैसे गैसीय ईंधनों के उत्पादन के लिए इसका मतलब जल का गैस है, जल का वेपर बनाना, वहां पे भी कोक का उपयोग किया जाता है। इसे टरबाइन नचता है भैया। उद्योग, विभिन्न विभिन्न अन्य उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, खासकर खनिजों के निष्कर्षण में। अगला आते हैं, इस चीज को लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम बना कैसे भी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों के विघटन यानी सड़ने से, टूटने फूटने से बनता है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में दब गए थे। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की तली पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए ये जीव अवशेष दाब तथा ताप के प्रभाव से और बैक्टीरिया की उत्प्रेरक क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जीव अवशेषों का पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें लाखों वर्ष का लंबा समय लगा है पेट्रोल को बनने में, समझे, बहुत समय लगा। सीधी अगर आपको इतना याद नहीं हो, आप सीधा लिख सकते हैं पेट्रोलियम कैसे बना। तो पेट्रोलियम एक बहुत ही धीमा प्रक्रम था। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे जीव जंतु सब क्या हुआ, चट्टानों के अंदर, मिट्टी के अंदर दब गए, समुद्र के अंदर डूब गए, उनकी तली में दब गए, रेत मिट्टी से ढक गए, बहुत दिन बीता। उसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया के प्रभाव से तापमान, दाब, तापमान और बैक्टीरिया के प्रभाव से क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो गए, और यही हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है। ठीक है, इसमें दाब उच्च था, ऑक्सीजन अनुपस्थित था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्या लगता है हमको, निम्नलिखित सारणी में 1991 संतान कहाँ है, 4 से 10 है, 4 से 10 है आप लिखें, तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। करे ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस चीज को, जो वर्ष है उसको रखना है कहाँ पे, नीचे वाला पे रखना है वर्ष को, ऊपर वाले पे क्या रखना है, जो प्रतिशत कमी दिखाया गया उसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे क्या है, हमने इसको बना के रखा पहले से।
हमने क्या किया कि 1 से लेके 10 तक नीचे ले लिया है एकदम बराबर, और 1 से लेके 12 तक ऊपर ले लिया है। ठीक है, 7 पॉइंट इन यहाँ पे 7, जैसे 7 से 7 पॉइंट यहाँ इसमें क्या 9 को ले लिया लाइन। ठीक ना, 7.8 8वां नंबर वाला के सामने क्या, और 4 के सामने दे दिया बिंदु यहाँ पे, 5 वाला के लिए यहाँ पे दे दिया, और ऐसे ही करके 7.8 ऐसे करके ऐसा ग्राफ। ठीक है, इसको आप बना लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 के ऊपर जाना है तो 5 के ऊपर जाइए, ऐसे डॉट 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 करके 5 के ऊपर जाइए, 5 के ऊपर जाइए। ठीक है, अपने स्किल से करेंगे ज़्यादा सीधा होगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। और 8.6 यानी 8 से 6 पॉइंट ऊपर करके ऐसे 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 मिला लीजिए, फिर जो पॉइंट आता है उसको बिंदु कर लीजिए। नहीं, वैसे ये भी है, इसको बिंदु कर लीजिए ऐसे। ठीक ना, और बिंदु करने के बाद जो है इसको या तो पेंसिल से मिटा दीजिए, ऐसे ही डॉट डॉट रहने दीजिए, और सबको क्या कीजिए मिला दीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये बन जाएगा। बाकी सेशन में जो था वो ख़त्म हो गया, और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसके लिए थैंक्स, आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए भी थैंक्स। और आप क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।